तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का 100+ क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं ये समझ लीजिए कि आपके लिए रामबाण होने वाला है। और यहां से एग्जाम में 1 फरवरी का 9 है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप भी जा रहे हैं 1 फरवरी के एग्जाम देने तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं पूरा बायोलॉजी रिवीजन कराने वाला हूं और यह क्लास आपके लिए सबसे खास होने वाला है और यहां से आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इनमें से कौन सा प्रदूषण नहीं करते हैं। कार्बनिक खेती है, जैव उर्वरक है, दोनों है और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब दोनों होने वाला है। देखिए प्रदूषण कौन नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा कि जैव उर्वरक भी प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और कार्बनिक खेती भी प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कार्बनिक खेती क्या होता है। तो देखिए वैसा खेती जिसमें खाद बीज या रसायनों का उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन खेती के नाम से जानते हैं। और जैव उर्वरक के बारे में आप लोग तो भली भांति जानते होंगे कि जैव उर्वरक का कौन कौन होते हैं, जीवाणु होता है, कवक होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। कौन कौन, जीवाणु, कवक और साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, तो याद रखिएगा कि यह जैव उर्वरक होते हैं। और यह क्या करते हैं, खेतों में मदद करते हैं किसानों को, जिससे उपज बहुत ज्यादा होती है। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि आपको कार्बन खेती किसे कहते हैं और जैव उर्वरक क्या है ये भी आपको याद रखना है। और जैव उर्वरक कौन होते हैं, जीवाणु होता है, कवक होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। लेकिन ये प्रदूषण दोनों के दोनों नहीं फैलाते हैं, यह बात सबसे अच्छी बात है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि इनमें से कौन सी साइनोबैक्टीरिया है। एनाबिना है, नॉस्टक है, आस्टिलोरिया है, इनमें सभी है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब इनमें से सभी होने वाला है। इनमें से क्या होने वाला है, सभी होने वाला है। ये सभी के सभी साइनोबैक्टीरिया हैं। और ये साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम है नीलहरित शैवाल। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि साइनोबैक्टीरिया को हम लोग नीलहरित शैवाल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। एक बात और आपको याद रखना है कि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और यह स्वपोषी होते हैं, जो कि अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। और सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सबसे ज्यादा किस में मिलते हैं, तो याद रखिएगा कि ये धान के खेतों में उपज बढ़ाने का काम बहुत ज्यादा करते हैं। और सब लोग देखे होंगे, सब लोग अपने अपने खेतों में देखे होंगे कि धान के खेतों में जैसे ही पानी लग जाता है तो उसमें क्या हो जाता है कि हरा हरा छाप लेता हुआ है, तो उसी को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। और यह जिस खेत में रहता है धान के, उसमें उपज ज्यादा से ज्यादा होती है, याद रखना है। अगला के जीवाणु मृदा में मुक्त अवस्था में रहता है, एजोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलियम, दोनों है, इनमें सभी। तो मैं बता दूं कि इसका भी राइट जवाब इनमें से सभी होने, दोनों के दोनों होने वाला है, क्योंकि यह दोनों क्या करते हैं, मृदा में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यह क्या होते हैं, जमीन में मिलते हैं ना, ये जमीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करते हैं। देखिए जितने भी साइनोबैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं कि ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में भी मदद करते हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला देखिए क्या है कि बायो संयंत्र यंत्र में एक टैंक रहता है 10 से 15 फीट का, कि 15 से 20 फीट का, कि 20 से 25 की, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब 10 से 15 फीट का होने वाला है। और यह क्या होता है, एक गड्ढा बनाया जाता है और उस गड्ढे में करदम डाला जाता है, मतलब जितने गाय भैंस का गोबर निकलता है वहां पे इकट्ठा किया जाता है और उसके से क्या बनाया जाता है, बायोगैस बनाया जाता है। और मैं यहाँ पे आप लोग से पूछूंगा कि बायोगैस में कौन कौन गैस होते हैं, इसका आंसर कमेंट में आपको बताना है, क्योंकि मैं बता चुका हूं। और जो नहीं बताएगा मैं समझ जाऊंगा कि वो पढ़ने वाला नहीं है, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आप लोग ना बताएं। इसलिए आपसे बहुत बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए प्लीज आपको बता के जाना है, ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करें। और मेरा तो एक ही सोच है कि आप एग्जाम में बैठे ना तो उतना बेहतरीन करें जितना कोई नहीं किया है, और ये होगा तब जब आप पढ़ेंगे, और ये बिल्कुल होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जैव प्रौद्योगिकी का परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा EFB के द्वारा। अब आ जाते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, तो देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में परिवर्तन किया जाता है।
अब सजीव कौन कौन होते हैं, तो आपको पता है कि सूक्ष्म जीव होते हैं, पादप होता है, जीव जंतु होते हैं। तो उनमें परिवर्तन किया जाता है जो मानव कल्याण के लिए लाभदायक होते हैं, उसी को हम लोग जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। अगर जैव प्रौद्योगिकी पूछ दिया तो आप लोग बता दीजिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में परिवर्तन किया जाता है, वह सजीव पादप हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जो मानव कल्याण के लिए लाभदायक होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि इनमें से कौन जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, रासायनिक इंजीनियरिंग, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका भी राइट जवाब दोनों होने वाला है, और इन दोनों के बारे में कमेंट करके बताना है। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, यह किसी भी जीव से जीन को संश्लेषित करना, उसको निकालना, स्थानांतरित करना या अन्य जीवों में ले जाकर जोड़ने में मदद करता है। इन दोनों के बारे में कमेंट में आंसर आना चाहिए। देखते हैं कि आज जल्दी जल्दी कौन कमेंट करता है, और जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। और मैं कह देता हूं कि जो कमेंट में बता रहा है ना, वो सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, और मुझे पूरा भरोसा हो गया आप लोगों पे कि आप लोग मेरे चैनल का नाम करने वाले हैं, और उतना बेहतरीन करने वाले हैं जितना खुद से वादा नहीं करते हैं, और यही तो मुझे चाहिए। अगला है कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा निर्माण किया जाता है एंजाइम का, टीका का, प्रतिजैवी का, इनमें सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब इनमें से सभी होने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट जवाब क्या होगा, सभी होगा। अगला है कि पुनयोगज डीएनए का निर्माण किससे होता है। साल्मोनेला टाइफी से हुआ था कि साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम से, कि दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है क्या, बी नंबर। ये हुआ किस कब था, तो याद रखेगा 1972 में। और कौन किया था, तो याद रखिएगा कि हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन। याद करिए ठीक से कि सबसे पहला पुनयोगज डीएनए बनाया गया था 1972 में स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर के मदद से। और ये कब, उस समय किसको काट के, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम का उपयोग करते हुए प्रथम पुनयोगज डीएनए बनाया गया था। देखिए 3 क्वेश्चन में बताया, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन मैं बताऊं उसको ध्यान रखा करिए, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो आप बहुत बेहतरीन करें। और मुझे पूरा भरोसा और यकीन आप लोगों पे है कि आप लोग सुन रहे हैं और बहुत बेहतरीन करेंगे। इसीलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप खुद पढ़िए और इसका आंसर कमेंट में बताइए, और मैं वेट करूंगा। आप लोग ऐसे ABCD मत बताइए। बहुत सारे बच्चे ABCD कमेंट कर दे रहे हैं, जिससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या बताना चाहते हैं। आप इसको लिखिए 1972 लिखिए, 1975, ऐसे आप लोग को लिख के जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आणविक कैंची किसे कहा जाता है। तो मैं बता दूं कि आणविक कैंची कहा जाता है प्रतिबंधन एंजाइम को। आणविक कैंची के नाम से किसको जाना जाता है, प्रतिबंधन एंजाइम को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, किसी भी डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने में मदद करता है, इसीलिए इसे आणविक कैंची के नाम से जानते हैं। और एक बात और अच्छी बात इसका यह है कि यह प्रतिबंधन एंजाइम जो है, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि 10 प्रतिबंधन एंजाइम कमेंट करके बताइए कि कौन कौन प्रतिबंधन एंजाइम है। और सबसे अच्छा मैं पूछता हूं कि EcoR1 का नामकरण कैसे होता है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि EcoR1 भी प्रतिबंधन एंजाइम है। इसका नामकरण कैसे किया जाता है ये कमेंट करके बताइए। देखिए मैं ही बता देता हूं, E वंश नाम को, और CO क्या चीज, जाति नाम को, R प्रभेद को बताता है, 1 जो दिखाई दे रहा है ये रोमन संख्या को बता रहा है। तो मैं जो भी बता रहा हूं ये याद कर लीजिएगा, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, याद रखिए। आप प्रतिबंधन एंजाइम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक होता है एक्सो और दूसरा क्या होता है, एंडोन्यूक्लियेज। तो आपको याद रखिए कि एक्सो क्या करता है, यह किसी भी डीएनए को किनारों से काटता है, कहां से, किनारे से काटता है। लेकिन ये क्या करता है, एंडो, ये बीच से काटने में क्या करता है, मदद करता है। ये आपको याद हो जाएगा। और देखिए अगर डीएनए को काट दिए तो उसको जोड़ने का काम कौन करता है, तो लाइगेज एंजाइम, इसीलिए इसे आणविक गंध कहते हैं। इसको लाइगेज को क्या कहते हैं, आणविक गंध के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंद 2 डीएनए अणु को उस बिंदु पर काटता है जहां पर कितने क्षार युग्म का अनुक्रम होता है, 6, 4, 2, 10। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्लाज्मिड के प्रति कोशिका केवल एक या दूसरी कोशिका कितना बना सकता है। तो याद रखिएगा कि बना सकता है 15 से 100 तक प्रकृति बना सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोनिंग संवाहक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए। प्रतिकृति की उत्पत्ति यहाँ होनी चाहिए,
वर्ण योग्य चिन्ह भी होना चाहिए, क्लोनिंग स्थल तो इसमें सभी होना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग जरूर पढ़े होंगे पीबीआर 322 के बारे में, पीबीआर 322 प्लाज्मिड के बारे में जरूर पढ़ा होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताइए उसमें वर्ण योग्य चिन्ह कौन होते हैं। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। मैं एक बता देता हूं कि टेट्रासाइक्लिन है, एक दो है उसमें, एक है टेट्रासाइक्लिन, दूसरा आपको खुद बताना है, आपको कमेंट करके जाना है। जो पढ़ने वाला है वो तो जाएगा ही जाएगा, और जो नहीं जाने वाला है वो ऐसे भी छोड़ के जाने वाला है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप बता के जाओगे। और मैं बता देता हूं कि वर्ण योग्य चिन्ह 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूं। अगला है कि बायोरिएक्टर संवर्धन का अधीन आयतन कितना होता है, 1000 से 100 से 1000 लीटर, या 25 से 100, या 50 से 100, किनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। बायोरिएक्टर का भी परिभाषा हमको चाहिए। आप लोग पढ़े हैं ना 12 लेसन, तो बताइए कि बायोरिएक्टर से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा 2 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इसका भी आंसर हमें कमेंट में चाहिए। ना वाला बात नहीं सुनना चाहता हूं मैं। अगला है कि पुनर्योगज डीएनए के द्वारा बनाए गए उत्पाद शोधन या पृथक्करण किया जाता है किसमें, तो याद रखिएगा अनुप्रवाह संसाधन में। और अनुप्रवाह संसाधन 2 नंबर में 100% आ रहा है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि 2025 में क्वेश्चन नहीं आएगा तो जो बोलिए वो करने को तैयार हूं। इसलिए प्लीज दो अनुसार अनुप्रवाह संसाधन आपको याद रख ही लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियर डीएनए के विशिष्ट शाखा का अनुक्रम को पहचानते हैं। किसको पहचानते हैं, ए नंबर को, कि बी नंबर को, कि सी नंबर को, कि डी नंबर को। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को क्या करते हैं, पहचानते हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, 2 शब्द मैं पूछूंगा और दोनों का आंसर बताना है। एक है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम और दूसरा है पैलिंड्रोमिक शब्द। पैलिंड्रोमिक शब्द मैं बताता हूं और पैलिंड्रोमिक अनुक्रम आप लोग बताइए। पैलिंड्रोमिक शब्द वैसा शब्द होता है जिसको उल्टा पढ़िए या सीधा पढ़िए, बात क्या होता है बराबर। जैसे समोसा को पढ़ेंगे उल्टा पढ़िए या सीधा पढ़िए तो समोसा ही होने वाला है। जैसे आप लोग पढ़िए क्या चीज, मलयालम, मलयालम को उल्टा पढ़ेंगे या सीधा पढ़ेंगे एक समान होगा। सेम उसी तरह इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि उसे क्या कहते हैं। अगला है क्या कि आणविक निदान अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग होता है, टमाटर का, कि तंबाकू का, कि गाजर का, कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब तंबाकू होने वाला है। और तंबाकू जब सूत्रकृमि क्या नुकसान पहुंचाते हैं तो इसके लिए क्या प्रोसेस किया जाता है, तो आपको याद रखिएगा कि आरएनए अंतरक्षेपण किया जाता है। क्या चीज, आरएनए अंतरक्षेपण। जब तंबाकू के पौधा में नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए आरएनए अंतरक्षेपण कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रतिबंधन एंजाइम की खोज किसने किया था, स्मिथ और नाथन, बर्गर, वाक्समैन, फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है, याद रखिएगा इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, बर्गर होने वाला है। और वाक्समैन क्या किए थे, तीनों ने शब्द दिया था। अब पूछा जाएगा कौन सा शब्द दिए थे, तो याद रखिएगा कि एंटीबायोटिक शब्द दिए थे। और फ्लेमिंग क्या किए थे, तो इन्होंने खोज किया था। क्या चीज की खोज किए थे, तो याद रखिएगा एंटीबायोटिक्स की क्या किए थे, खोज किए थे। ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसका प्रयोग लाया जाता है, इथिडियम ब्रोमाइड, एनिलीन ब्लू, सेक्रिन, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए नंबर होने वाला है। और वो भी कैसा दिखाई देता है, तो नारंगी पट्टी के समान दिखाई देता है। यह भी याद रखना है कि अगर डीएनए को देखते हैं तो डीएनए कैसा दिखाई देता है, तो नारंगी पट्टी के समान क्या होता है, दिखाई देता है। ये भी आपको जरूर याद कर ही लेने हैं। ना वाला बात मैं सुनना नहीं चाहता। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड है, कवक है, प्लाज्मिड है, या जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब सी नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंडों को क्लोनिंग कर सकता है, बीएससी, वाईएससी, कॉस्मिड, प्लाज्मिड। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब कॉस्मिड होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है कि अगला क्वेश्चन है कि शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल कौन सा है, ब्लड प्लाज्मा, लिम्फोसाइट, इरिथ्रोसाइट, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब बी नंबर होने वाला है। और एडीए की कमी हो जाता है तो आप लोगों ने जीन चिकित्सा जरूर पढ़ा होगा। जीन चिकित्सा के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए, जीन चिकित्सा का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था,
किसकी कमी को दूर करने के लिए हुआ था और कब कराया गया था? इसका आंसर आप लोगों पे मैं उम्मीद करता हूं कि ज़रूर कमेंट करके जाएंगे और बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पॉलीमरेज श्रृंखला में आवश्यक एंजाइम कौन है? ए नंबर की, बी नंबर की, सी नंबर की, डी नंबर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब टेक पॉलीमरेज होने वाला है। इसका राइट जवाब सी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला देखिए क्या है कि गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन, इनमें से कौन सा? तो आपको याद रखना है विटामिन ए। और गोल्डन धान जो होता है हल्का पीला रंग का होता है। और हल्का पीला रंग होता है क्यों? बीटा कैरोटीन के कारण। किसके कारण? तो याद रखिएगा कि बीटा कैरोटीन के कारण होता है। ये भी आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। एक बात और अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जीएमओ के लाभ कौन बता देगा? जीएमओ के लाभ जो बता देगा मैं समझ जाऊंगा। जीएमओ क्या है? जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। इसका लाभ जो बता देगा मैं समझ जाऊंगा कि वो बंदा पढ़ने वाला है और एग्जाम में इस बार के बहुत बेहतर करने वाला है। और इसी उम्मीद के साथ मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाता हूं। अगला कि निम्न में से कौन सा फसल बनाया जाता? फसल बीटी फसल बनाया गया। बीटी कपास है, बीटी धान है, बीटी मक्का है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब सभी होने वाला है। इसके साथ साथ टमाटर भी है, याद रखिएगा, मक्का भी है। तो आपको बहुत सारा है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करता है? ए नंबर की, बी नंबर की, सी नंबर की, दोनों। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है डी नंबर। ये दोनों जो है ए और बी, ये क्या करता है? कपास के मुकुल कृमि को। और ये जो है ये आपको याद रखिएगा कि मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। किसको? तो मक्का छेदक को नियंत्रित करने का काम करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू के कलिका कीड़ा और सैनिक कीड़ा को कौन मारता है? लिपिट्रॉन है कि डिप्टेरॉन है कि कोलेट्रॉन, किनमें सभी? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए नंबर है। और भिरिंग और रिंग को कौन मारता है? मक्खी मच्छर को। देखिए मक्खी मच्छर को मारने का काम डिप्टेरॉन है और भिरिंग को कोलेट्रॉन। तो इसका दोनों का उपयोग आप लोग को भी कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं कई वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूं और मैं बोल रहा हूं ना कि यहां से क्वेश्चन आएगा तो जरूर आने ही आने वाला है, ना का सवाल नहीं है। इसलिए प्लीज बड़े ध्यान से इसका आंसर हमें चाहिए। अगला है कि विश्व में पुनयोगज औषधियां कितने विकसित की गई है? 30 की गई है कि 12 की 25 कि अगला देश लेते हैं कि 12 40? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब आपको ध्यान रखना है 30, जिसमें से भारत में कितने हैं? तो आपको याद रखना है भारत में कितने हैं? तो 12 गो है। भारत में कितने हैं? तो आपको याद रखना है 12। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है कि तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है? ए नंबर की, बी नंबर की, दोनों, किनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब दोनों होने वाला है। और यह हो जाता है संक्रमित तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस कराया जाता है? आरएनए अंतरक्षेपण। और आरएनए अंतरक्षेपण क्या होता है? इसका आंसर तनी कमेंट करके हमें बताइए। और जो पढ़ने वाला है वो तो कमेंट करेगा ही करेगा, ना का सवाल है ही नहीं, क्योंकि वो बेहतर करना चाहता है। अगला कि इंसुलिन में कौन सी श्रृंखला पाई जाती है? ए बी दोनों, किनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है क्या चीज? सी नंबर। और ये दोनों श्रृंखला को आपस में जोड़ा गया होता है डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। किसके द्वारा? तो डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है कि डीएनए से इंसुलिन के श्रृंखला को जोड़ा जाता है किसके द्वारा? तो डाइसल्फाइड बंध के द्वारा क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। लेकिन एक बात तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जोड़ा जाता है, ये बात ठीक है, और इसको बनाया कौन था? तो आपको याद रखिएगा कि एली लिली कंपनी ने क्या किया था? डीएनए के श्रृंखला को तैयार किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि एली लिली जो अमेरिकी कंपनी है, जो मानव इंसुलिन के समान इंसुलिन बनाई थी, तो कब बनाई थी? इसका आंसर कमेंट करके हमको बताइए, जरूर बताना ही बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि बासमती धान की कितनी किस्म भारत में उगाई जाती है? 12, 27, 2 लाख, 1,000, इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब 27 होने वाला है। बासमती धान की किस्म कितनी उगाई जाती है? तो आपको याद रखना है कितना? 27। और धान की किस्म ऐसी पूछेगा आपसे तो आपको याद रखना है 2 लाख से अधिक धान की क्या है? किस्में हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पीसीआर में कौन सा चरण है? ए नंबर की, बी नंबर की, सी नंबर की, डी नंबर? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब इनमें से सभी होने वाला है।
और पीसीआर का फुल फॉर्म आपसे चाहिए, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि परजीवी जंतु का रोगों का अध्ययन किस बीमारी में होता है? कैंसर, बी नंबर की सी नंबर की डी नंबर? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? सी नंबर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का उपयोग होता है एम्फाइसीना में, कैंसर में, टाइफाइड में, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब सभी होने वाला है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ दूं कि परजीवी जंतु का तनी नाम, परजीवी गाय का नाम कोई बता दे तो, कि परजीवी गाय का नाम क्या है? परजीवी गाय का नाम और वह कब बनाई गई थी और उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये तीनों आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। अगला कि दही में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12, विटामिन ए, सी, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि दही में विटामिन B12 की मात्रा क्या होती है? बहुत अधिक होती है। अगला है क्या कि आटे किस गैस निकलने के कारण फूल जाता है? O2, CO2, N2 और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि CO2 गैस जैसे निकलता है तो आटा क्या हो जाता है? फूल जाता है। अगला है कि स्वीट चीज में बड़े बड़े छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं, ए नंबर के कारण की बी नंबर की सी नंबर की डी नंबर? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम के कारण स्वीट चीज में क्या हो जाता है? बड़े बड़े छिद्र, और इसके द्वारा सैकेरोमाइसिस सेरेविसी के द्वारा एथेनॉल बनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि बड़ी मात्रा में क्या बनाया जाता है? एथेनॉल। आपसे पूछ देगा कि ये बताइए सैकेरोमाइसिस सेरेविसी के द्वारा क्या बनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि क्या बनाया जाता है? इसके द्वारा एथेनॉल को बनाया जाता है। अगला क्या है कि रायफोर्ड चीज किसके द्वारा विकसित होता है? तो याद रखिएगा कि रायफोर्ड चीज कवक के द्वारा क्या होता है? विकसित होता है। अगला देखिए क्या है, बिना आसवन के द्वारा कौन सा क्यूरित पेय बनाया जाता है? ए नंबर की बी नंबर की सी नंबर की डी नंबर? तो मैं बता दूं कि बिना आसवन के द्वारा कौन बनाया जाता है? ये बनाया जाता है। कौन कौन? तो आपको याद रखना है, बियर और क्या? वाइन। और बिस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, बिस्की याद रखिएगा, बिस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम हो गया, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? आसवन के द्वारा बनाया जाता है। और बिना आसवन के द्वारा बनाया जाने वाला कौन है? वाइन और बियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सैकेरोमाइसिस सेरेविसी को प्रसिद्ध नाम क्या है? बियर सिस्ट है कि बेकर सिस्ट की दोनों, किनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब क्या है? बेकर सिस्ट है। अगला देखिए क्या है। अगला है कि प्रतिजैवी की खोज किस सदी में हुआ था? 20वीं सदी, 21वीं सदी, 19वीं सदी, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब 20वीं सदी होने वाला है, क्योंकि 20वीं सदी में कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ये बताइए कि हम 4 प्रश्न पूछेंगे और चारों का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना है। पहला कि प्रतिजैविक शब्द किसने दिया था? प्रतिजैवी की खोज कौन किया था? सबसे पहला प्रतिजैविक आपको याद रखना है पेनिसिलिन है। और इन्होंने क्या? अर्नेस्ट चैन और हर्बर्ट फ्लोर नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन के बारे में क्या बताया था? जरूर कमेंट करके बताना है कि अर्नेस्ट चैन और हर्बर्ट फ्लोरे इन्होंने क्या बताया था, जरूर बताइए। अगला है क्या कि स्ट्रेप्टोफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य करते हुए कौन सा एंटीबायोटिक खोजे? तो याद रखिएगा पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन निकलता है पेनिसिलियम किससे? नोटेटम से निकलता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है कि किसके प्रयोग से बोतल का रस बिल्कुल साफ होता है? तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? बी नंबर होने वाला है, प्रोटीएज और क्या चीज? पेक्टिनेज के कारण। अगला है क्या कि ट्राइकोडर्मा पालियोस्पोरम कवक से उत्पादन होता है? स्टेटिन और क्या? साइक्लोपोरिन, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब बी नंबर होने वाला है। और स्टेटिन का उपयोग किया किसके द्वारा बनता है? तो मोनास्कस परप्यूरियम के द्वारा। याद रखिए, स्टेटिन बनता है मोनास्कस परप्यूरियम के द्वारा। और यह क्या करता है? रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद करता है। और साइक्लोस्पोरिन क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करता है। अगला क्या? द्वितीय उपचार में उपयोग होता है? कवक होता है, जीवाणु, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब दोनों होने वाला है, क्योंकि जीवाणु और कवक ही क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों को क्या? तोड़ने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, इतना ही क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करिए ताकि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करें। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।